पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मिल गए हैं और एक तखमीने के मुताबिक इनकी जो वैल्यू है वो 1000 अरब डॉलर के करीब है। और अगर हम ये निकाल पाए और उसे आलमी मंडी तक पहुंचा पाए तो फिर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के सारे कर्ज़े भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरह एक बड़ा खुशहाल मुल्क हो सकता है। अब ये ज़खायर कहाँ से मिले हैं, किस तरह मिले हैं, कब तक निकाले जा सकेंगे, पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा, पूरी तफसील के साथ हम आज के खसूसी व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात भी सदका जारिया होती है और अगर आपको ये बातें अच्छी लगें, ये व्लॉग अच्छा लगे तो आपने किसी न किसी के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन मुबारक हो, पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। पाकिस्तान में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि जो यकीनन दिए खुदा की तरफ से गए थे लेकिन उस पर थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी और कुछ पाकिस्तानियों ने ऐसा करना था कि अगर वो कर जाते तो पाकिस्तान का नसीब ही तब्दील हो जाता। अब उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं सोने के और तांबे के, जैसे जावेद चौधरी साहब ने बताया भी है। वो ज़खायर कहाँ पे हैं, उन्हें निकाला कैसे जा सकता है। ये निकालना इतना आसान नहीं है कि जाएंगे अब कसी पकड़ेंगे और वहां से अपने सोना निकाल के ले आना है। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में कौन से लोग शामिल होंगे, इससे पहले ये क्यों नहीं हो रहा था? जब हमें पता था ये चीजें यहां मौजूद हैं तो अब तक हमने ये डिले क्यों किया और कब तक पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होने वाला है? डिटेल जानिए जावेद चौधरी साहब से। अब बलूचिस्तान जो है एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का खिता है कि जिसके नीचे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मदनियात रखी हुई हैं कि अगर हम उनका एक पोर्शन भी निकाल पाएँ तो पाकिस्तान ठीक ठाक किस्म का खुशहाल मुल्क हो सकता है। अब देखें सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज़ हैं, उनके पास क्या है, देखें रेत है और गर्म मौसम है और ना जंगल है वहाँ पे, ना वहाँ पे पानी है। अगर आप रियाज जाए ना तो जो पानी उनको पिलाया जाता है, जो शहर को दिया जाता है, वो 2 किलोमीटर नीचे से निकलता है। अच्छा, 2 किलोमीटर नीचे से पानी निकाला जाता है और वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आप ना उसे पी सकते हैं ना आप उसे किसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो पानी जब उसको पीने के काबिल बनाया जाता है तो उसे चिलर्स से गुजारा जाता है, यानी उसे ठंडा किया जाता है। ठीक है। अब पूरी दुनिया के अंदर पानी गर्म किया जाता है लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाज के अंदर जो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है उसको चिलर्स के जरिए ठंडा करके फिर लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है, यानी वहाँ पानी तक नहीं है। और इसके साथ साथ लीबिया है, बहुत सारे मुल्क हैं, अरब मुल्क जिनके अंदर तेल निकलता है लेकिन वहाँ पे वो समंदर का पानी जो उसे पीने के पानी के बराबर या उसके काबिल बनाते हैं और उस पर खरबों रुपए लग जाते हैं, उनको अरबों डॉलर लग जाते हैं उनके। और लेकिन वहाँ पे क्योंकि तेल निकल आया तो सिर्फ एक मदनियात की वजह से या एक कुदरती वसीले की वजह से वो मुल्क जो हैं आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर खुशहाल हैं और सारी दुनिया उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखना चाहती है। उन सबका ख्याल ये है कि अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो ये गैस बंद कर देंगे, ये हमारा तेल बंद कर देंगे, तो उससे पूरी दुनिया डिज़ास्टर का शिकार हो जाती है। मसलन कतर देख लें, कतर में LNG निकली है और इतनी ज़्यादा LNG है, इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि पूरे यूरोप को उसकी ज़रूरत है। कतर 3 लाख की आबादी का मुल्क है जिसमें कतरी बहुत ज़्यादा कम है और जो फॉरेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक गैस निकलने की वजह से और थोड़ा सा तेल निकलने की वजह से वो कतर जो है दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। ठीक है। आप जो कतरी दिनार है उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो आप हैरान ही रह जाते हैं, यानी डॉलर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये होता है कि किसी जगह से अगर कोई कुदरती वसीला निकल आए और अल्लाह ताला मेहरबानी करे और उसको आप निकाल लें, मटेरियलाइज़ कर लें तो फिर आपका मुकद्दर तब्दील हो सकता है। तो जो बलूचिस्तान है मेरा ख्याल ये है कि उसके अंदर जो कुदरत ने ख़जाने रखे हुए हैं अगर हम कभी मैयर भी कर लें तो हम हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो दुनिया जब वहाँ पे देखती है उसके बाद हमारी तरफ देखती है, फिर ये कहती है कि क्या बेवकूफ़ लोग हो आप, ये क्या कर रहे हो आपको कम से कम अपनी इस दौलत को इस्तेमाल भी करना चाहिए था और इसे निकालना भी चाहिए था और उसके लिए आपको कोई ना कोई एफर्ट भी करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान ने 75 साल ज़ाया कर दिए। अब जो सेंडेक है एक प्रोजेक्ट है वो देखें 34 साल से चाइनीज़ वहाँ से सोना निकाल रहे हैं और एक प्रोजेक्ट हमने 34 साल पहले शुरू किया था, उसका कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को फ़ायदा हुआ, को उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना फ़ायदा होना चाहिए था। ठीक है। सेम इसी तरह एक रेकोडिक जगह है और रेकोडिक जगह इस तरह है कि अगर आप बलूचिस्तान के अंदर जाएं, डीप बलूचिस्तान के अंदर जाएं तो एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान है और ये इस टाइप का एक मसलस सी बनती है। उसके अंदर एक जगह है पूरी रेकोडिक। अब रेकोडिक का मतलब ये होता है कि रैक कहते हैं रेत वाली मिट्टी को बलूची ज़ुबान में, और डेक जो है वो कहते हैं पहाड़ को। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेतले पहाड़ हैं, तो रेतली मिट्टी के पहाड़ हैं।
जब मैं वहाँ पे गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि बिल्कुल बियाबान है, ना वहाँ पे कोई दरख्त है, दूर दूर तक ताहद नज़र कोई दरख्त ही नहीं है। ओके। और उसके बाद कभी बारिश हो जाए तो वहाँ पे कोई घास उगाती है, और घास भी बड़ी खुश किस्म की होती है, और कोई हरियाली नहीं होती वहाँ पे। 2-2 साल वहाँ पे बारिश नहीं होती। और इसके साथ साथ वहाँ पे स्याह रंग के पहाड़ हैं, हर तरफ पहाड़ हैं, काले स्याह पहाड़, जिनके ऊपर भी कोई दरख्त नहीं है, कोई घास नहीं है। इवन वहाँ पे बकरियाँ भी नहीं आप चरा सकते, इतनी शहद साली है वहाँ पे, खुश्क साली है, और इतना वीरान किस्म का इलाका है। आप जब जाते हैं ना तो आपको वीरानी नज़र आती है, एक विल्डरनेस नज़र आती है वहाँ पे। और वहाँ उस विल्डरनेस के अंदर 1992 में 1992 में हमें पता चला था कि यहाँ पे तांबे के बड़े वसी ज़खायर हैं और सोने के ज़खायर भी हैं। ओके। और ये जो एक जियोलॉजिकल वहाँ पे सर्वे हुआ था, पाकिस्तान ने किया था, और उस वक्त ये पता चला था। फिर हमने गोरों को बाहर से बुलवाया, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोना है, इसे निकालना चाहिए। अब देख लें 1992 से लेके 2025 तक कितने साल हो गए हैं, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया। इस दौरान हमने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक मुआहिदा किया था, और उसने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था, लेकिन फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस सारे प्रोसेस को वाइंड अप कर दिया था। जिसके बाद जो कंपनी थी रेकोडिक की, वो बाहर इंटरनेशनल उसने जाके कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसने दरख्वास्त दे दी थी, वो सालसी में चली गई थी, और पाकिस्तान को $9 बिलियन का जुर्माना हो गया था। पाकिस्तान को केस हार गया था। हाँ, केस हार गया था, वो बड़ा लंबा केस चलता रहा, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मेहरबानी से वो तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने नैब को इस्तेमाल किया था, उसमें बहुत सारे लोग इस्तेमाल हुए, और अल्टीमेटली रेकोडिक की उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें तलाश कर ली कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जान बच गई। नहीं तो $9 बिलियन हमें देने पड़ जाते थे, बजाय इसके कि हम सोना निकालते, तांबा निकालते, उससे पाकिस्तान खुशहाल होता, उल्टा हमें $9 बिलियन पड़ गए थे सारे मामले में। तो ये एक बदकिस्मती थी। अब मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, आप उनके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल यहाँ पे मामला चल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनकी हैंडलिंग अच्छी नहीं हो रही। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की इकॉनमी का मामला है, मुझे लगता है कि ट्रैक पे रखना चाहते हैं। और जनरल अयूब खान के बाद पहली मरतबा को मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इकॉनमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए बाहर से बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जब ये SIFC बनी थी तो उस वक्त मसला ये था कि जिस मुल्क से भी हम रब्ता करते थे, उनके लोग यहाँ पे आते थे और वो कहते थे बताएं जी हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि उनको दे सकें कि ये दे दें। हम उनसे पैसे मांगते थे, वो कहते थे यार पैसे छोड़ें, आप हमें कोई प्रोजेक्ट दें जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें। तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। फिर फौरी तौर पे हमने बाहर की कंपनीज बुलाई और उन कंपनीज ने फिर प्रेजेंटेशन तैयार करके दी, जो बाद में हमने लोगों को दिखाना शुरू किया। अब एक बैरक कंपनी है और ये बैरक जो है वो इंटरनेशनल फर्म है और ये दुनिया में गोल्ड एक्सप्लोरेशन करने वाली और तांबा एक्सप्लोर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। और मार्क ब्रिस्टो इसका मालिक है, CEO है, जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका के साथ है। वो साउथ अफ्रीका भी है, कैनेडियन भी है, साथ साथ दो चार और मुल्कों की शहरियत भी उसके पास है, क्योंकि उसके घर जो है मुख्तलिफ जगहों के अंदर है। वो 13 जगहों से वो सोना और तांबा निकाल रहा है और बड़ा प्लेयर है इसके अंदर। माइनिंग का एक्सपर्ट है। माइनिंग का एक्सपर्ट है वो, बड़ी माइनिंग कंपनी है उसकी। और वो गोल्ड के अंदर और उसके साथ साथ ये तांबे के अंदर वो काम करती, कॉपर के अंदर काम करता है। ठीक है। तो उसको फिर ये दोबारा लेकर आए, क्योंकि उसने वो कंपनी जो इससे पहले थी जिसने यहाँ पर एक्विटिक के अंदर काम किया था, उसने ख़रीद ली थी उसने उसको। ओके। और उसके बाद फिर ये बैरक यहाँ पे आई और पिछले 1 साल से वो यहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे उनके साथ वहाँ रेकोडिक जाने का इत्तेफाक हुआ। पिछले दिनों आपने पूरा प्रोग्राम किया और रेकोडिक जो है ना वो बड़ी मज़ेदार जगह, जैसे मैंने आपको बताई वहाँ पे। अब ये जो कंपनी है ये सबसे पहले वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। इन्होंने अभी तक ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं की, ड्रिलिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं की। इन्होंने सिर्फ साइट देखी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 160 किलोमीटर मरबा किलोमीटर इलाका दिया है उसमें से, और जो एक पोर्शन है उसका सिर्फ एक पोर्शन है। ये रेकोडिक का एक पोर्शन, रेकोडिक का एक पोर्शन है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शंस हैं जो इस वक्त भी रियासत पाकिस्तान के पास, जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, अलग जो पॉकेट्स हैं। इसके अंदर जो डील हुई वो ये डील ये हुई कि 50% जो होगा ना ये सारा रेवेन्यू चला जाएगा बैरक को, और 50% जो होगा उसमें 25% वफाक के 3 इदारे हैं उनके पास चला जाएगा, और 25% जो है ना वो स्ट्रेट बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करनी है, वफाक ने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करनी है। सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बैरक कंपनी की होगी। ठीक है। और बैरक कंपनी ना सिर्फ वहाँ पे काम करेगी बल्कि उसके साथ साथ वो जो लोकल सोसाइटी है उसकी एलिवेशन में भी काम करेगी। वो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएगी, वहाँ पे स्कूल बनाएगी, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएगी, जो वो बना रहे हैं इस वक्त, बल्कि उन्होंने बना दिया हुआ है।
एक हॉस्पिटल, बल्कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया, वहाँ पे एक हुनर फाउंडेशन ने वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया है, और इसके साथ साथ वो पानी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं पूरी आबादी के लिए। और पानी जो उन्होंने लेके आना था कोई 70 किलोमीटर दूर से, लेकिन अब उन्हें ज़मीन से पानी मिल गया, बहुत गहराई में है, लेकिन वो वहाँ से पानी निकालेंगे, निकाल के उसको फिल्टर करके लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे और अपनी माइनिंग के लिए वो काम करें। ठीक है। अब वहाँ पे इन्होंने अपना कैंप ऑफिस बना दिया हुआ है जिसमें 650 लोग वहाँ पे मुलाजिम हैं, और इन 650 लोगों में से 80% जो मुकामी हैं। क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया है कि ये मुकामी लोगों को लेंगे उन्हें ट्रेन करेंगे, उन्हें ट्रेन करके, जाहिर है ट्रेन करेंगे उनको, इनको भी ट्रेन कर रहे हैं वो। और जिसमें ख़वातीन को भी वो ले रहे हैं और ख़वातीन को बाकायदा ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पास आउट हुई हैं, उन सबको ये थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के बाहर भी भेज रहे हैं, तो ताकि बाहर से ये सीख कर आएँ और आके ये काम करें। यहाँ पे 25,000 मुलाजमीन तक ये लेके जाना चाहते हैं। अब इनकी जो माइनिंग है, इनका ख्याल ये है कि 40 साल इनके पास है जो एक्सटेंडेबल है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो मार्क ब्रिस्टो है उसका ये कहना है कि $87 बिलियन का ये गोल्ड है, 87 और तांबा जो वो ये यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे इशू जो ये है, जो मकामी आबादी भी बात कर रही है कि यहाँ से, क्योंकि इसको फिल्टर करने का, इसको मेल्ट करने का, सोना निकालने का प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से ये मट्टी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये मट्टी वाला है, पत्थर वाला सोना नहीं है। ये मट्टी है, और उस मट्टी को बड़े बड़े बोजर्स में भर के यहाँ से इनको पोर्ट पे ले जाया जाएगा, और जो पोर्ट्स हैं वहाँ से बहरी जहाज़ों के ऊपर ये लाद के इसको जर्मनी लेके जाएंगे, और जर्मनी में फिर भट्टियाँ हैं जहाँ ये मट्टी उसके अंदर डाली जाएगी, और वो सोने को लग करेगी और तांबे को लग करेगी, और मट्टी जो है उसको वेस्ट कर देगी। तो ये उसका प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा सोना ले जाएंगे, पता नहीं कितना है, किस तरह है, कितना कीमती है, और बाहर जाके वो मेल्ट करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, ये तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये सवाल मैंने किया भी था कि आप यहाँ पे क्यों नहीं प्लांट लगाते। तो ये पता चला कि $6.5 बिलियन का वो प्लांट लगेगा, और अभी इतनी रास नहीं है कंपनी की कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरा ये कि अगर प्लांट लग भी गया यहाँ पे, तो क्या सिर्फ एक कंपनी जो है बैरक जो है, क्या वो सफिशिएंट होगा उसके लिए, क्या वो उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकेगी। तो ये पता चला कि वो ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जब तक यहाँ पे और माइनिंग ना हो रही हो, दूसरी कंपनीज भी ना आ रही हों, और वो आके सब लोग कलेक्टिवली अगर सोना निकालते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो फैक्ट्री है या ये जो मेल्टिंग प्लांट है, फिर ये फंक्शनल हो सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक जॉइंट वेंचर के तौर पे बनाया जाए, जॉइंट वेंचर के तौर पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है कि सारी कंपनीज जो हैं वो अपना सोना यहाँ पे लेके, उन सबको फ़ायदा होगा इसका। दूसरा सिक्योरिटी का वहाँ पे इशू है। अब यहाँ पे माइनिंग हो रही है, और वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें गोरे भी हैं, और बाहर से कोई अटैक हो जाता है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जब आपने सोना निकाल लिया, तांबा निकाल लिया, फ़िल्टर कर लिया, उसको मेल्ट कर लिया, उसके बाद पता चला पूरा ट्रक ही गायब हो गया। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारी कंपनीज उनको कंसर्न है, इसलिए वो मट्टी जो है निकाल के लेके जा रहे हैं, और वहाँ से जाके उसको फ़िल्टर करके और हिसाब करके पाकिस्तान को दे देंगे। हमारे अपने लोग भी वहाँ पे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो ले गए और हमें पता ही नहीं है। बाकायदा उसका एक सिस्टम है जिसके अंदर पाकिस्तानी लोग भी इन्वॉल्व होंगे, और उसी वक्त फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्या उसका निकला और क्या किस तरह शेयरिंग इसकी हो सकती है। जो मेजरमेंट होगी उसमें पाकिस्तानी मौजूद, पाकिस्तानी में। तो अब जो मार्क ब्रिस्टो है, अब देखें उसकी उम्र बहुत है, मेरा ख्याल है 68 उसकी एज है, लेकिन अगले 30 साल 40 साल तो उसने ज़िंदा नहीं रहना, कंपनी तो रहना है। और वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि पाकिस्तान को ये एक तोहफ़ा दिया जा सके, या पाकिस्तान से फ़ायदा उठाया जा सके, या पाकिस्तान को फ़ायदा दिया जा सके। एक लंबा प्लान है। अब दूसरा बहुत सारा अभी रकबा पड़ा हुआ है, तो अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ कंपनीज को, क्योंकि और कंपनीज भी आएंगी यहाँ पे, ठीक है, उनको वो मुख्तलिफ पॉकेट्स जो हैं वो देती रहेंगे, और वो ये काम करते रहेंगे। ठीक है। तो पूरा इलाका जो है ना, उससे तांबा और सोना निकलता रहेगा, और भी मिनरल्स निकलेंगे जिसको ये यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक मौका है पाकिस्तान के लिए। और इसके लिए जो तखमीना लगाया जा रहा है वो यही है कि सिर्फ अगर आज रफ़ एस्टीमेट लगाएं तो ये $1000 बिलियन के यहाँ पे रिजर्व्स हैं सिर्फ एक जगह पे, और वो भी रेकोडेक के अंदर, और वो भी छोटी सी पॉकेट के अंदर। और जब इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ कंपनीज को देना शुरू करेगी तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी क्रिएट होगी, बलूचिस्तान अमीर होगा, बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। अब मैं वहाँ पे अस्पताल गया, और ये अस्पताल इंडस हॉस्पिटल चला रहा है इसको, जो कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे पैसा देने के बजाय, ये गवर्नमेंट के हवाले करने के बजाय, इन्होंने इंडस हॉस्पिटल को फंड किया, और वहाँ पर पूरा एक हॉस्पिटल बना के दिया जिसके सारी फैसिलिटीज़ हैं। और एक छोटे से इलाके में, नोकंडी में, ये फैसिलिटी जो 75 साल में हम क्रिएट नहीं कर सके, तो सिर्फ एक कंपनी की वजह से क्रिएट हो गए। फिर वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं,
वहाँ पे लोकल बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि वहाँ पे सरफराज बुगटी साहब भी गए थे और वहाँ भी उनके साथ भी मैं वहाँ घूमता फिरता रहा। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने कहा जी कंपनी आई, शुक्र किया हमने कि यहाँ पे हालात को ठीक होने शुरू हुए, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ भी नहीं कर रही, तो ना कुछ करने की अहलियत है, उनके पास पैसा ही नहीं है। और अगर ये बाहर से आके उस रीजन को ही ठीक कर लेते हैं तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़ायदा होगा। अब जो यहाँ पे डिबेट चल रही है वो डिबेट ये चल रही है कि देखिए जी हमारा कीमती सोना निकाल के वहाँ पे लेके जा रहे हैं। भाई मसला ये है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर या यूएई के अंदर या यमन के अंदर या फिर ये जो कतर के अंदर गैस निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है, क्या वो खुद निकाल रहे हैं? वो भी तो फॉरेन कंपनीज़ हैं ना, कैनेडियन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, वही निकाल के दे रहे हैं ना जी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये तो चंद मुल्कों के पास है। आप इतने कितने बड़े फने खान हो जाएं तो आपके पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप तांबा निकाल सकें या सोना निकाल सकें। और अगर आपने डेवलप करना है तो आपके पास फिर पैसा होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे काम कर सकें। तो ना आपके पास टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास टेक्निकल ना हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अल्टीमेटली आपको बड़ी कंपनीज के साथ रब्ता करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, और ये जॉइंट वेंचर की वजह से यहाँ पे ये काम हो रहा है। अभी $87 बिलियन का एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। अब दूसरे अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, बाहर से कंपनीज आ जाती हैं, तो पाकिस्तान में तो बड़ा फ़ायदा है। हमारा नुकसान क्या है? हमारे पास तो ज़मीन ही पड़ी हुई है, और पता नहीं हज़ारों साल से पड़ी है, 75 साल से तो पाकिस्तान बना हुआ है। अगर हम इतने तुरम खान होते तो पहले निकाल लेते हैं। ज़मीन में पड़े रहने से बेहतर है कुछ निकल तो रहा है, और निकल रहा है, को फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा क्या नुकसान है उसके अंदर? एक बिजनेस डील है, जो भी कंपनी आएगी क्या वो अपना फ़ायदा नहीं देखेगी? वो खाली आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्यों आएगी? देखे ना, $बिलियन वो लगा रहे हैं। जो ट्रक्स लेके आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रक्स हैं, आप ये समझे एक कनाल के बराबर तो ट्रक होगा वो। अच्छा, इतने साइज़ का, क्योंकि बड़े ट्रक्स आते हैं इसके अंदर, छोटे ट्रक्स नहीं आते। फिर जो मैं वहाँ पे गया तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उन्होंने ली हुई हैं, उन्होंने एक स्ट्रिप पूरी बनाई हुई है जिसके ऊपर जहाज़ लैंड करते हैं, और इतना ज़ाहिर उन्होंने पैसा लगाया है वहाँ पे। और दूसरा 650 लोग रखे हुए हैं, और 650 लोगों ने अभी काम नहीं करना, इनको अगले 2.5 साल 3 साल उन्होंने तनख्वाहें देनी है। ये सोना 2028 में निकलना शुरू होना है। ओके, उससे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2028 तक, यानी अगले 3 साल तक, और इससे पहले अगर आप एक और साल लगा लें जो पिछला है, तो 4 साल तक एक कंपनी जो है तनख्वाहें देगी लोगों के सहरा के अंदर रख के। ठीक है। और फिर उनके रहने का खर्चा, फिर उनको ले जाने का खर्चा, फिर उनको वापस लाने का खर्चा, कितना ज़्यादा है वहाँ। ये इन्वेस्टमेंट सब कंपनी की है? ये सब कंपनी की है। इसके अंदर ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक पैसा खर्च हुआ है, ना वफाकी गवर्नमेंट का खर्च हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अच्छा है, कोशिश करनी चाहिए कि ये सेटअप आगे चलता जाए। 25,000 लोगों को नौकरी अगर मिल जाती है वहाँ पे, और 40 साल के लिए मिल जाती है, खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितनी खुशहाली होगी। लेकिन ये जो एक एतराज़ किया जा रहा है ना जी, हमारा सोना है कोई और ले जाएगा, भाई आप खुद निकालो यार, अगर आप कितने एक्सपर्ट हैं। इसको छोड़ो, 160 मुरबा किलोमीटर का ये इलाका है ना, मसलन मेरा ख्याल है को 12-12 किलोमीटर इस तरह बनता होगा अगर उसको मल्टीप्लाई करें आप। तो उसके बाद जो है आप वहाँ से खुद निकाल लें, बेलचे ले लें आप, और गैंतियाँ ले लें, और जाकर तोड़ना शुरू कर दें, उसको सोने को निकालना शुरू कर दें। वो तो किसी ने नहीं रोका। नहीं, जो सब इतनी अहलियत होती है तब तक कुछ ना कुछ निकालना चुके होते हैं। मतलब वो अहलियत भी नहीं है, करने का कोई नीयत भी नहीं है, और कोई कर रहा है तो उस पर एतराज़ात तो लोगों ने करने हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है कि पाकिस्तान को कुछ तो मिल रहा है पाकिस्तान के रिजर्व में से, ना ये कि ज़मीन के अंदर पड़ा रहे और उसे निकालने वाला भी कोई नहीं, लेकिन एतराज़ात उठाने वाले बहुत हैं। हमने नाज़रीन आज ये स्पेशल व्लॉग किया और आपको बताया कि पाकिस्तान को खुदा ने किस तरह से माला माल किया है मादनियात से। हाँ, यकीनन पाकिस्तान की हालात को देखते हुए, हमारी साबिक़ा तारीख को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम एक चेक एंड बैलेंस रखें। जो भी प्रोसेस रेकॉर्डिंग में हो रहा हो उसमें एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, एक चेक ज़रूर होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं कोई बेईमानी करके पाकिस्तान को नुकसान देने की कोशिश ना कर रहा हो पाकिस्तान की साइड से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।